गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हमने कार्य और ऊर्जा पढ़ लिया था। उससे संबंधित आंकिक प्रश्नों को हमें सीखना है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कार्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसमें हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल व विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा, ठीक ना। तो इस चीज को देखते हैं। ये 2 नंबर क्वेश्चन हम पहले एक को सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरा देखेंगे, ठीक ना। पहला जो हमारा प्रश्न है उसमें 20 न्यूटन का बल है। तो बल हमारा दिया है 20 न्यूटन। हम सबको पता है कि बल का मात्रक होता है न्यूटन और बी में सूत्र होता है ml/-2। इसका सेल्सियस मात्रक डाइन होता है। यहाँ पे आपका विस्थापन कितना हो रहा है, d बराबर 2 मीटर। और जब आप इसको 20 न्यूटन का बल लगाकर 2 मीटर तक विस्थापित करते हैं तो आप कितना कार्य कर रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं 20 जूल का कार्य। हम कितने का, 20 जूल का कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है कार्य का मात्रक होता है जूल और बी में सूत्र होता है ml/T⁻²। इसका सेल्सियस मात्रक होता है R। यहाँ पे हमें कोण पूछ दिया, ठीक ना। तो हम सबको पता है कि कार्य W बराबर होता है F × d cos थीटा, और यही कोण हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे में हम cos थीटा को रख लें तो cos थीटा बराबर हो जाएगा W/F × d, या cos थीटा बराबर W की वैल्यू कितनी है 20 और बटा F का 20 और इंटू d का, तो 20 से हम 20 को कटा लेंगे तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, या cos कितने का मान 1/2 होता है। तो हम सबको पता है कि cos 60 डिग्री यानी π/3 की वैल्यू होती है। तो cos से cos की तुलना कर लेंगे तो थीटा बराबर हमारा आंसर होगा 60 डिग्री, यानी कि F और D के बीच का जो एंगल होगा वह कितना होगा, 60 डिग्री। रोकना नहीं। अब यहां जब हम आगे देखें, आगे भी एक क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन है ना। अगला जो प्रश्न हमारा दिया हुआ है वह है आपका कि यदि बल F बराबर 0, इसलिए किया गया कार्य कितना होगा। देखो भाई, मैं आपको बता दूं कि बल में हमने कार्य में 3 प्रकार के कार्य बताए थे। हमने कहा कि कार्य को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, एक धनात्मक कार्य, एक ऋणात्मक कार्य और एक हम पढ़ते हैं शून्य कार्य। अच्छा, शून्य कब कब हो सकता है, तो चूंकि हम जानते हैं कि W बराबर होता है F × d cos थीटा, तो कार्य कब शून्य हो सकता है, या तो आपका बल ही 0 हो जाए, या तो विस्थापन ही ना हो, या थीटा बराबर क्या हो 90 डिग्री। ये 3 केस होते हैं। कार्य कब कब शून्य होता है, जब बल ही न लग रहा हो, या विस्थापन ही, बल लग रहा हो लेकिन विस्थापन ना हो रहा हो, या बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए। तो यहाँ पे आपका प्रश्न है कि यदि बल F बराबर 0, इसलिए किया गया कार्य कितना होगा। तो जाहिर सी बात है, किया गया कार्य, जब बल आपका शून्य है तो कार्य भी क्या होगा, शून्य। अगर गणितीय रूप से देखना चाहते हैं तो W बराबर है F × d cos थीटा। W को हम लिख लेंगे W, और यहाँ पे F के स्थान पे 0 और शेष कुछ भी हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये हो जाएगा 0 जूल। कोई दिक्कत। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्नों को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है 3 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे पहले देखेंगे, फिर 4 नंबर वाले को सॉल्व करेंगे। 3 नंबर में यदि किया गया कार्य शून्य हो, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमने क्या दिया है। क्या दिया है, किया गया कार्य ही शून्य है। आपसे पूछा है कि बल F और विस्थापन D के बीच का कोण क्या होगा, ठीक ना। तो हम सब जानते हैं कि W बराबर होता है F × d cos थीटा, ठीक ना। तो W है तो जाहिर सी बात है W को 0 लाना है, F × d, और ये हो जाएगा cos थीटा। अगर F × d को हम पक्षांतर कर देते हैं तो cos थीटा बराबर तब भी 0 ही होगा। cos थीटा का लिखेंगे cos थीटा, cos कितने का मान 0 होता है, तो 90 का cos से cos की तुलना कर देंगे तो थीटा बराबर 90 डिग्री। हालांकि जो पिछला हमने क्वेश्चन बताया था सेम था। हमने कहा कि कार्य 3 कंडीशन में शून्य हो सकता है, या तो बल ही ना लगे, या तो विस्थापन ही ना हो, या बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। ये आपके केस बनते हैं। यहाँ पे जो हमारा अगला प्रश्न है उससे हम देख लें। अगला जो हमारा प्रश्न है 4 नंबर क्वेश्चन को हम देख लें। 4 नंबर है कि एक कुली 100 मीटर की दूरी तक कितना विस्थापन कितना हो गया बाबू, 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा, हम कह रहे हैं
कि 500 न्यूटन का भार, हाँ भाई ये सत्य घटना है। देखिए ध्यान से एक चीज आपको बता दें कि द्रव्यमान के दो प्रकार के मात्रक होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है आपका जड़त्वीय मात्रक और एक होता है कौन सा मात्रक? गुरुत्वीय मात्रक। याद रखिएगा द्रव्यमान जो है उसमें दो चीज हम सीखते हैं, एक जड़त्वीय द्रव्यमान और एक पढ़ते हैं गुरुत्वीय द्रव्यमान। जड़त्वीय द्रव्यमान को हम कहते हैं द्रव्यमान जिसका मात्रक होता है किलोग्राम, और गुरुत्वीय द्रव्यमान को हम कहते हैं भार जिसका मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर ये 500 न्यूटन का कोई भार लेके जा रहा है, इसका मतलब है कि ये 50 किलोग्राम भार का कोई पदार्थ लेके, याद रखिएगा आपके जो गुरुत्वीय द्रव्यमान है उसका मात्रक होता है किलोग्राम भार। क्या होता है बाबू? किलोग्राम भार। ये क्वेश्चन 1 नंबर का आपका बन जाता है कि 1 किलोग्राम भार, क्या बाबू? 1 किलोग्राम भार बराबर होता है 9.8 न्यूटन। कितना होता है? 9.8 न्यूटन। इस चीज का ध्यान रखिएगा, 1 किलोग्राम भार बराबर क्या होता है? 9.8 न्यूटन। हालांकि ये क्या है वास्तव में, जैसे यहाँ पे अगर कुली चल रहा है, ये आपका कुली है, तो जाहिर सी बात है अगर ये मान लीजिए कि 50 किलोग्राम का कोई पिंड अपने सिर पे रखा होगा, तो जाहिर सी बात है इसका भार कहाँ कार्य करेगा? mg नीचे की ओर। और यही भार ही आपका हम गिना रहे हैं कि ये 500 न्यूटन का भार लेके ढो रहा है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ये कह दिया है कि एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। कितने का बाबू? F बराबर 500 न्यूटन, क्योंकि भार एक प्रकार का बल होता है, उठाता है, उसके द्वारा कृत कार्य क्या होगा? W पूछ दिया है। लेकिन हम देखिए पुली को देखें तो पुली समान ढोता है, वह सिर पे लेके ऐसे ढो रहा होगा, तो भार कहाँ कार्य करेगा? अगर ये कुली है, ये क्या है? कुली है, तो यहाँ पे अपना सामान रखा है, यहाँ भार कार्य करेगा और विस्थापन ऐसे हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो कितने के बन जाएंगे? 90 डिग्री के। ऐसे में किया गया कार्य W बराबर होगा F इंटू डी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान 0 यानी कि सब 0, यानी कुली कोई कार्य नहीं करता अगर ऐसे देखा जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गतिज ऊर्जा से संबंधित प्रश्न है, ठीक ना? अब गतिज ऊर्जा के दो सूत्र याद रखिएगा। एक, अगर कोई कण अपनी गति विरामावस्था से प्रारंभ करे, विरामावस्था से प्रारंभ करे, और यदि कोई कण अपनी गति u वेग से प्रारंभ करे। ये दो केस पढ़ते हैं। पहला में हम पढ़ते हैं k बराबर हाफ mv², ठीक, और दूसरे में हम पढ़ते हैं k बराबर हाफ mv² माइनस u²। जब ये u वेग से अपनी गति प्रारंभ करेगा तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर ये प्रारंभिक वेग आपका शून्य हो जाए, यानी एक तरह से कहें कि ये विरामावस्था से चलना प्रारंभ करे, तो k बराबर 1/2 mv² का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना? तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। यहाँ जो हमारा प्रश्न है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील, तो यहाँ v बराबर कितना दे दिया है? 20 कह रहे हैं, 5 मीटर प्रति सेकंड दे दिया है, ठीक ना? c गतिमान है और 22 केजी वजन है उसका। मॉस कितना है इसका? 22 केजी, ठीक। वजन की गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? हमसे पूछा गया गतिज ऊर्जा। क्या प्रारंभिक वेग का जिक्र हुआ है? नहीं, इसी वेग से वो गतिशील है। प्रारंभ में किससे चला था उससे कोई मतलब नहीं है, तो हम सूत्र का प्रयोग करेंगे k बराबर हाफ mv²। k का k लिखेंगे, हाफ का हाफ लिखेंगे, m की वैल्यू कितनी है? तो 22 रखेंगे, v का वर्ग मतलब 5 का वर्ग। 2 से 22 को कटाया 11 बचेगा। k बराबर हो जाएगा 11 गुणे 5 का वर्ग। कितना हो गया बाबू? 25। अब क्या हो जाएगा कि 25 गुणे 11 कर लेते हैं, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 275 बाबू। तो ये हो जाएगा k बराबर 275 जूल। ये होगा हमारा आंसर। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है, ठीक है ना बाबू? यानी गतिज ऊर्जा k बराबर हमारा दे दिया है 120 जूल, ठीक। और इसका द्रव्यमान 15 केजी है। m बराबर कितना है? 15 केजी। वेग प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है? वेग। तो हम क्या करेंगे? गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखेंगे, k बराबर 1/2 mv², ठीक। k की वैल्यू कितनी है? 120, 1/2, m का वैल्यू है 15 और ये हो जाएगा v का स्क्वायर, ठीक। अब इस 2 को पक्षांतर कर दो, 2 को पक्षांतर करोगे तो गुणा होगा ना, 120 दूनी हो जाएगा 240, और ये गुणा है तो क्या हो जाएगा? भाग।
और बराबर हो जाएगा v स्क्वायर। ठीक, अब आप सबको पता होना चाहिए कि 15 8 120 होता है, कुछ याद आ रहा है? 15 8 हम चाहे होते तो यहीं से कटा दिए होते, देखो 15 एकम 15 और 15 8 120 है ना। और 2 को पक्षांतर कर देते, 2 8 क्या हो जाता है 16, तो v स्क्वायर बराबर आ गया 16, तो v बराबर हो जाएगा रूट में 16। तो ये बताइए कितने का, 4 का आपका वर्ग होता है 16, तो ये आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा आंसर होगा। चलिए थोड़ा सा हम स्थितिज ऊर्जा को देखें, देखिए ध्यान से, अगर हम पृथ्वी तल से किसी पिंड को ऊपर की ओर उठाते हैं तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर उठाएंगे इस पिंड पर पृथ्वी द्वारा एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर m द्रव्यमान का कोई पिंड है और इसे पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर उठाया जा रहा हो, तो जाहिर सी बात है कि पिंड का भार कहाँ कार्य करेगा, mg, यानी जो भार है वो बल भी है, और बल बराबर कितना दे दिया है m इंटू जी, और कितने ऊंचाई तक उठाया गया है h, यानी विस्थापन कितना हो रहा है h। तो जो किया गया कार्य होगा वह होगा बल गुणे बल के दिशा में विस्थापन। तो चूंकि किसी पिंड को गुरुत्व के विरुद्ध किसी ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, ठीक ना। तो जाहिर सी बात है, यही कारण है कि जब हम पिंड को पृथ्वी तल से जितना ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे हमें उतना ही अधिक आपका क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो ये जो किया गया कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, इसलिए इसको हम U से भी व्यक्त कर सकते हैं, और U बराबर होता है mgh। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर mgh, और इसे हम कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। वास्तव में क्वेश्चन देखिए कहती है 20 किलोग्राम के हथौड़े द्वारा, कितने का है, m बराबर 20 किलोग्राम की हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा, इसको हम कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक ना, की गणना कीजिए। हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना, ठीक, की गणना कीजिए जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक, कितने मीटर तक, 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, ऊंचाई तक यहाँ उठाया जाता है, ठीक ना, ये क्या रहेगा, उठाया जाता है। तो ऐसे में U बराबर क्या हो जाएगा, mgh, ठीक, और U का हम लिखेंगे U, m के स्थान पे 20, G का मान 9.8 भी रख सकते हैं, और इंटू कितना हो जाएगा 10, तो U बराबर हो जाएगा, देखिए 10 से ये दशमलव हट जाएगा तो 20 गुणे होगा 98, या U बराबर 2 8 16, 2 9 18 और 1 19, और एक जीरो लगा लेंगे तो 1960 जूल, ये होगा हमारा आंसर। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, अगला है 800 किलोग्राम की एक कार, कितने की है, m बराबर 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि जो आपका v1 है वह कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड। शुरू में इसका वेग कितना है बाबू, 5 मीटर प्रति सेकंड, और प्रारंभ में वेग को हम कहते हैं प्रारंभिक वेग, u भी लिख सकते हैं इसको, और फिर आपका अंतिम वेग दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने में किया गया कार्य। तो चूंकि इसके वेग को बढ़ाना है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा के बराबर हो जाएगा 1/2। शुरू में सूत्र बताए थे m, ये होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो डेल्टा के बराबर होगा 1/2, m कितना है बाबू 800, और v का वर्ग मतलब 10 का वर्ग, और u का वर्ग मतलब 5 का वर्ग, तो 2 से इसको कटा देंगे तो डेल्टा के बराबर हो जाएगा हमारा 400, ठीक, और यहाँ 10 का वर्ग हो जाएगा 100 और 5 का वर्ग होगा 25, तो डेल्टा के बराबर होगा 400, 100 में से आपका 25 कटा तो 75 बचेगा, डेल्टा के बराबर 4 5 0, 4 5 20 ना, और 4 7 28 और 2 30, 300 तो इसका गुणा करने पर आया, तो ये 2 जीरो हम क्या कर लेंगे, लगा लेंगे, तो ये जो ऊर्जा होगी वह हो जाएगी 30,000 जूल।